जो अनेक को प्राप्त होता है वह निगम है। निगम का अर्थ विकल्प है, और जो विकल्प को ग्रहण करता है वो निगम है। अब परीक्षा में आ गया, जो विकल्प को ग्रहण करे उसे निगम नय कहते हैं, सत्य या असत्य। लेकिन आपने ये परिभाषा तो पढ़ी ही नहीं, याद नहीं की, तो क्या बताओगे आप सत्य है कि असत्य? आप तो असत्य लगा दोगे, क्योंकि आपने तो वही परिभाषा पढ़ी जो अनिष्पन्न अर्थ के संकल्प मात्र को ग्रहण करे। और आप तो कहोगे ये तो वो परिभाषा नहीं है। इसलिए ये परिभाषाएं याद करना, लिखना जरूरी है, क्योंकि आप ग्रंथ आलाप पद्धति पढ़ रहे हो, तो परीक्षा में उत्तर आलाप पद्धति ग्रंथ के अनुसार ही सही माना जाएगा। ठीक जी है, भैया, ठीक है। ये मैं आपको ये परिभाषाएं टिक लगवा रहा हूं। तो 10 नाम आप पहले ये लिख लें। अभी मैंने मॉडल पेपर आएगा आप लोगों के पास, इसलिए कह रहा हूं आलाप पद्धति सर्वार्थ सिद्धि आप दोनों तैयार कर लो। निर्वाणी सुधा सागर और ये भी तैयार करना, इसके भी नोट्स मैंने ग्रुप में भेज दिए थे जो मेरे पास थे। आपको ये तैयार करने हैं अभी 2, 5, 7 दिन में। मॉडल पेपर जो मैंने तैयार किया किस प्रकार से परीक्षा में आ सकता है, उसके पहले एक मॉडल पेपर आता है, आपको पता, वो मॉडल पेपर आने वाला है। तो मैं उस मॉडल पेपर को आपको दिन का टाइम दूंगा। एक दिन आप पहले सब अच्छा पढ़ लो, याद कर लो, फिर उसको चीटिंग नहीं करना, बिना देखे हल करना। ये समझ लो ये पेपर ही है, बिना देखे घर पे बैठ के हल करना। और उसका प्रिंट आउट मैं बता दूंगा आपको, प्रिंट आउट निकलवा करके हल करना। पेपर ऐसा पूरा पीडीएफ में आएगा, प्रिंट आउट निकलवा लेना। 25-50 रुपए लगेंगे, बच्चे निकलवा के ले आएंगे आपके। प्रिंट आउट निकलवा के उसको पेपर में ही भरना है। फिर मैं क्लास में बैठ करके उसके सही आंसर बताऊंगा, तो अपने हाथ से लाल पेन लेके आप खुद चेक करना क्लास में कि कितने नंबर का हमने सही किया है, कितनी तैयारी अभी है। भैया जी ये उत्तर, परीक्षा कब से हो रही है? भैया जी उत्तर सहित भेजिएगा। उत्तर क्यों भेजेंगे? उत्तर तो बाद में भेजेंगे, फिर आप तो उत्तर ही बता दोगे, पहले तो आपको करना ही है। उत्तर भी भैया उसमें आएंगे, लेकिन आपको मॉडल पेपर है उसको हल करके स्वयं से देखना है। हाँ, नहीं ठीक है, देखेंगे, उत्तर तो क्लास नहीं कर सके तो एक पेपर भेज देना उत्तर सहित आप बाद उत्तर में। तो आएंगे ही आएंगे, उसमें उत्तर भी आते हैं। चलें, तो भैया जी एग्जाम कब से द्रव्यार्थिक हो रही है? प्रश्न आया, क्लास तो चलने दो। प्रश्न भैया आया जी द्रव्यार्थिक एक न्याय मिनट के, भैया जी। द्रव्यार्थिक न्याय के 10 भेद बताओ, या 10 भेदों के नाम लिखो। तो आपको ये वाले नाम लिखने हैं, ठीक है, समझ गए? 10 वेदों के नाम ये। भैया फिर एक बार दूसरा, नाम रिपीट, भैया एक बार नाम रिपीट कर दीजिए ना। नाम आपकी पुस्तक में लिखे हुए हैं, पेज नंबर मैंने बता दिया। कर्म उपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, उत्पाद व्यय गौण सत्याग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, कर्म उपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। फिर उसके बाद है अन्वय द्रव्यार्थिक न्याय, स्वाद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय, परद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय, और परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक। ठीक है, चलें। अब इनके उसके नाम, बाद नाम और परिभाषा भी है क्या भैया जी इसकी? परिभाषा परिभाषा अभी बाद में लिखवाएंगे, पहले कह रहा हूं ना केवल नाम पेज, लिखने हैं। पेज नंबर ठीक, बताइए ना, पेज नंबर। पेज नंबर बता दिया ना, 115 पर। 115। ठीक है, चलें पेज नंबर अब 118 पे आ जाओ। पर्याय आर्थिक न्याय के 6 भेदों के नाम देखो। अभी नाम, कल मैंने भेद की काउंटिंग बताई थी, आज अभी भेद के नाम बता रहा हूं, फिर एक एक की परिभाषा व्यवस्थित आपको लिखवाऊंगा। तो काम अपना व्यवस्थित चल रहा है, ताकि कोई भी पॉइंट छूट ना जाए आपके में। ठीक है, तो काउंटिंग पता हो गई, और द्रव्यार्थिक न्याय के 10 भेदों के नाम याद करना है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन मॉडल पेपर में मैंने ही दिया है।
कि 10 वेदों के नाम लिखो, नाम लिखने अकेले के 5 नंबर बड़े क्वेश्चन में, क्योंकि वो नाम ही इतने हैं, इतने बड़े बड़े, इसलिए कह रहा हूँ ये याद कर लेना। फिर पर्याय आर्थिक न्याय के 6 नाम, पेज नंबर 118 पर टिक लगाओ। अनादि नित्य पर्याय आर्थिक न्याय, सादी नित्य पर्याय आर्थिक न्याय, अनित्य शुद्ध पर्याय आर्थिक न्याय, नित्य शुद्ध पर्याय आर्थिक न्याय और अनित्य शुद्ध पर्याय आर्थिक न्याय। चले, लिखा आप लोगों ने? टिक कर लो, फिर बाद में आप लोग लिख लेना, अभी तो टिक करते जाओ, मैं बताते जा रहा हूं। कर लिया टिक? किया टिक? भैया जी ये क्रम से ही याद करने हैं कि ऊपर नीचे भी कर सकते हैं? ऊपर नीचे हो जाएंगे, कोई बात नहीं, क्रम से करो तो बहुत अच्छी बात है, और ऊपर नीचे हो जाते तो कोई बात नहीं, लेकिन 10 के 10, 6 के 6 होना चाहिए, नाम सही याद होना चाहिए। परीक्षा में ऊपर नीचे लिख दोगे चल जाएगा, लेकिन गलत लिखोगे तो नहीं चलेगा। शब्द भी याद रखना, यदि वहां पर अन्वय सापेक्ष है तो सापेक्ष, निरपेक्ष है तो निरपेक्ष। आपने निरपेक्ष की जगह सापेक्ष कर दिया तो पूरा गलत मान लिया जाएगा, ये ध्यान रखना। अब नैगम नय के 3 वेद हैं, पेज नंबर 121 पे लिख लो। भूत नैगम नय, भावी नैगम नय और वर्तमान नैगम नय, 3 हैं, पेज नंबर 121। नैगम नय के कितने वेद? 3 वेद, नाम लिखो। भूत नैगम नय, भावी नैगम नय और वर्तमान नैगम नय। लिखो जल्दी, लिख लो, ये तो 3 लिख ही सकते हो। भूत नैगम नय, भावी नैगम नय और वर्तमान नैगम नय। लिख लो, ये लिख लो आप। भैया जी ये 3 तरह के तो दिए हैं नाम। हाँ, तो आपको एक ही तरह के लिखना है, क्योंकि सूत्र में एक ही तरह के दिए, ये तो अलग से आपको बताने के लिए है बस। जो मैं लिखा रहा हूं आपको उतना ही लिखना है। संग्रह नय के, फिर उसके बाद नैगम के बाद संग्रह नय के 2 भेद लिखो। संग्रह नय के जो 2 भेद हैं उनके नाम लिखो। सामान्य संग्रह नय और विशेष संग्रह नय। पेज नंबर भैया? पेज नंबर 126। सामान्य संग्रह नय और विशेष संग्रह नय, ये टिक बस लगा, यही वाले लिखना। सामान्य संग्रह नय और विशेष संग्रह नय। हो गया भैया। फिर उसके बाद आप आ जाओ व्यवहार, व्यवहार के 2 भेद, पेज नंबर 128। सामान्य संग्रह भेदक और विशेष संग्रह भेदक, ये वाले लगाना। व्यवहार नय के 2 भेद, सामान्य संग्रह और विशेष संग्रह। ठीक है? हो गया भैया। लगा लिया? जी। उसके बाद ऋजु सूत्र नय, ऋजु सूत्र नय के 2 भेद, पेज नंबर 132। पेज नंबर 132, इसमें आप लगाओ सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय और स्थूल ऋजु सूत्र नय। हो बताइए, गया। लगा लिए क्या टिक आप जी लोगों एक ने? बार पेज नंबर और बता दीजिए। पेज नंबर 132 पर ऋजु सूत्र नय। ऋजु सूत्र नय के 2 भेद, सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय और स्थूल ऋजु सूत्र नय।
जी भैया हो गया। तो ये आपके नय के भेद, बाकी शब्द नय के कोई भेद नहीं है, बताया था मैंने। समविरूढ़ नय के कोई भेद नहीं है, एवं भूत नय के कोई भेद नहीं है। तो ये सारे नयों के नाम हो गए भेदों की। बोलो इतना आया समझ में? जी भैया गया? जी। चलो अब चलते हैं नय की परिभाषा। तो सबसे पहले द्रव्यार्थिक नय के 10 भेदों की परिभाषाएं टिक लगानी है। पहला नय कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने? दिव्यार्थिक। द्रव्यार्थिक नय। तो द्रव्यार्थिक नय के 10 भेदों की परिभाषा है। सबसे पहला है कर्म उपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। अरे यार इसके बकर बकर में ना मेरे पेज छूट गया, कहाँ पे पढ़ रहे थे। अंजू भाभी माइक बंद कर। देखो आपके माइक मैंने इसलिए चालू कर रखे हैं, किसी को कुछ पूछना है तो चालू करो, बार बार मत चालू मत करो, है ना। कुछ पूछना रहेगा तो चालू कर लेना। अब आ जाओ पेज नंबर 103। पेज नंबर 103 पर आ गए। जी भैया। सबसे पहली परिभाषा दी, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय कर्म उपाधि की अपेक्षा रहित जीव द्रव्य है। उदाहरण संसारी जीव का सिद्ध के समान शुद्ध। ये पहला है कर्म उपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की परिभाषा, सूत्र नंबर 47 पेज नंबर 103। एक लाइन की परिभाषा है, सरल है, कोई कठिन नहीं है। कर्म कर्म उपाधि की अपेक्षा से रहित शुद्ध जीव, ये कर्म उपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। समझ गए? समझाया भी था हमने क्लास में। एक लाइन की परिभाषा है, टिक लगा लो। लगा लिया? जी भैया जी। दूसरा है इसमें उत्पाद व्यय गुण सत्ता ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। दूसरे सूत्र में परिभाषा, मतलब इसमें 48 में दी है, उत्पाद व्यय गुण करके सत्ता को ग्रहण करने वाला शुद्ध द्रव्य। देखो शब्द इसके आप जो लिखे हैं ना, वही इसकी परिभाषा है। शब्दों को समझ जाओ, परिभाषा याद करने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद बना लोगे। पहला जैसे कि दिया कर्म उपाधि निरपेक्ष, निरपेक्ष मतलब होता है रहित, तो कर्मों की अपेक्षा से रहित जो है वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। दूसरा उत्पाद व्यय को गुण करके सत्ता को ग्रहण करने वाला, ये भी शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। परिभाषा भी वही लिखी, उदाहरण दिया जैसे द्रव्य नित्य है। तो ये दूसरे नंबर का टिक लगा लो, सूत्र नंबर 48 में। जो अपन ने भेदों के नाम लिखे ना, उसके बाजू में शॉर्ट में चाहो तो लिख लो सूत्र नंबर 47 सूत्र नंबर 48, या चाहो तो एक एक लाइन की परिभाषा टिक लगा लो, फिर आप लिख लेना। तीसरा है भेद कल्पना निरपेक्ष, भेदों की कल्पना की अपेक्षा से रहित शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। ये लिखा, भेद कल्पना की अपेक्षा से रहित, लगा लो सूत्र नंबर 49 में। भैया जी, हाँ जी। भैया जी जैसे इसमें निज पर्याय से निज स्वभाव से लिखा हुआ है, और मान लीजिए केवल शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कल्पना की अपेक्षा रहित द्रव्य अभिन्न है, अखंड है, तो इसमें चलेगा कि नहीं चलेगा ये उदाहरण? चल जाएगा, इसका ही तो उदाहरण है हाँ इसका। तो ये अपन को ये निज गुण निज पर्याय निज स्वभाव ये लिखने की जरूरत तो नहीं रहेगी ना? नहीं, जरूरी नहीं है, वो तो आपको समझाने के लिए पूरी लाइन लिखी है। जी। आप तो इतना भी लिख दोगे कि द्रव्य अभिन्न है, चल जाए। अभिन्न मतलब होता है अलग नहीं है, अपनी गुण अपनी पर्याय में ही द्रव्य है, उससे अलग नहीं है। ठीक है? जी अगला भैया जी। भेद क्या है? अगला भेद है इसका कर्म अब अशुद्ध आ गया। देखो तीन इन्होंने शुद्ध बता दिए, अब तीन अशुद्ध। भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, ये तो हो गया। अब चौथा है कर्म उपाधि सापेक्ष, जो पहला था उसका अपोजिट है चौथा। समझ रहे? पहले का अपोजिट चौथा,
दूसरे का अपोजिट पांचवा, तीसरे का अपोजिट छठा। समझ में आया कुछ? आ गया भैया जी, आ गया। भैया जी। बताइए, ये वाला टिक लगा लिया? कौन सा? चलें, अब अगली परिभाषा, चौथे नंबर का, कर्म उपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। तो 50 नंबर सूत्र में कहते हैं, पेज नंबर 104 पर, कर्म उपाधि की अपेक्षा से रहित अशुद्ध जीव द्रव्य अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, जैसे कर्म जनित क्रोध आदि भाव रूप आत्मा। ये वाली परिभाषा टिक लगाओ। भैया जी पेज नंबर 104 पर ही है अभी। 104 नंबर 104 पर ही सारी परिभाषाएं टिक लगा रहे जी। जी भैया जी, ठीक। बोलो, लगा लिया चौथे नंबर की परिभाषा? जी। अब पांचवा है, उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। सूत्र नंबर 51 की परिभाषा टिक लगाओ। उत्पाद व्यय की अपेक्षा सहित द्रव्य अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, जैसे एक ही समय में उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक द्रव्य। लगा लो ये वाली परिभाषा टिक। गुड़िया, पपी तो खाना बहुत बढ़िया निकले जो रख दी। हाँ, तो गेट बंद कर, पापा गया। भैया जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप सबको म्यूट कर दीजिए, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, मुझसे सबको तो बार म्यूट बार कर पूछे। दूंगा, फिर मेरी वो आपकी बात नहीं सुन पाऊंगा ना नहीं मैं। भैया जी, ये लोग सुनने वाले नहीं है, खोल के माइक और अपनी अपनी बातों में। चले, पांचवी परिभाषा हो गई। छठी परिभाषा है भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। सूत्र नंबर है 52, पेज नंबर 104 पर ही लगाओ। भेद कल्पना सापेक्ष द्रव्य अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, जैसे आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुण। मतलब भेदों की कल्पना से सहित मानोगे तो द्रव्य शुद्ध माना जाएगा, और भेदों की कल्पना से रहित मानोगे तो द्रव्य शुद्ध माना जाएगा। इतनी सी परिभाषा है। इसमें उदाहरण दे दिया, आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुण अलग बता दिए, वहां पे कह दिया निज गुण और निज पर्याय से आत्मा अलग नहीं है, एक ही है। सातवां है अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक न्याय। तो 53 नंबर का जो है उसकी परिभाषा टिक लगाओ। संपूर्ण गुण पर्याय और स्वभाव में द्रव्य को अन्वय रूप से ग्रहण करने वाला नय द्रव्यार्थिक नय है। भैया जी, इसका उदाहरण दे दीजिए, अन्वय सापेक्ष का। अन्वय का अर्थ होता है किसी को भी व्यवस्थित तरीके से बताना, जैसे कि संबंध बताना किसी का, किसी दूसरी चीज से उसको बताना। जैसे कि माता पिता से पुत्र का अन्वय होता है, मतलब संबंध होता है। माता पिता से पुत्र का संबंध होता कि नहीं, बताओ। नीलम जी, आपका आपके बच्चों के साथ संबंध है कि नहीं? बच्चे बड़े हो जाएंगे, कहीं भी रहेंगे तो संबंध तो रहेगा। मान लो विदेश में भी पढ़ने चले गए तो संबंध तो रहेगा। ऐसे ही संपूर्ण गुण पर्याय और स्वभाव में द्रव्य को अन्वय रूप से ग्रहण करना, गुण में द्रव्य और गुण को दोनों को ग्रहण करना। ऐसा नहीं आपने मनुष्य पर्याय को तो ग्रहण कर लिया लेकिन जीव द्रव्य को ग्रहण ही नहीं किया। इस शरीर को तो ग्रहण कर लिया लेकिन पुद्गल को ग्रहण नहीं किया। तो पर्याय, गुण, स्वभाव, द्रव्य, इन सब का संबंध मानना। ऐसा
चले अगला, स्वाद्रव्यादि ग्राहक। 54 नंबर की परिभाषा लगाओ टिक। स्वाद्रव्य, स्वाचेत, स्वाकाल और स्वभाव की अपेक्षा द्रव्य को अस्थि रूप से ग्रहण करने वाला नए स्वाद्रव्यादि ग्राहक है। नहीं तो आप देखो, ये 4 नाम ना लिखने हो तो इतना लिख सकते हो, स्वचतुष्टय की अपेक्षा द्रव्य को अस्थि रूप ग्रहण करना। सरल है परिभाषा, इतनी सी लाइन लिख लो, स्वचतुष्टय की अपेक्षा द्रव्य को अस्थि रूप ग्रहण करना स्वाद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय है। ठीक है, और फिर इसका अपोजिट जो पर द्रव्यादि ग्राहक है उसमें लिख लो, पर चतुष्टय की अपेक्षा। पर चतुष्टय की अपेक्षा द्रव्य नास्ति रूप है, यह पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय है। इतनी सरल परिभाषा है। ये जी पहले वाली बता दीजिए फिर से। स्वचतुष्टय की अपेक्षा द्रव्य को अस्थि रूप ग्रहण करना स्वाद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय है या नय का विषय है, और पर चतुष्टय की अपेक्षा द्रव्य को नास्ति रूप ग्रहण करना ये पर द्रव्यादि ग्राहक नय या उस नय का विषय है। नास्ति ठीक है, ग्रहण करना नास्ति रूप है। चले अब परम भाव द्रव्यादि ग्राहक नय। ज्ञान स्वरूप आत्मा ऐसा कहना परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय है। ज्ञान स्वरूप आत्मा ऐसा कहना परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय है। हो गया जी। जी भैया। भैया जी मुझे हाँ जी। अन्वय सापेक्ष वाला नहीं समझ में आया। नहीं आया? ना, इसका उदाहरण भी समझो। मैं आपको समझाता हूँ। मंजू जी बोल रही क्या आप? नहीं, आशा नहीं। अच्छा, ये आपको मेरे हाथ में दिख रहा है, ये क्या है? पेंसिल, पेन। इसमें कौन सा गुण है? पुद्गल है, स्पर्श रस गंध वर्ण। पुद्गल तो द्रव्य है ना, हाँ ये पुद्गल है, ये द्रव्य है। हाँ, इसमें गुण कौन सा है? स्पर्श रस गंध वर्ण। हाँ, तो आपको इसमें द्रव्यपना दिख रहा है, हाँ पुद्गल द्रव्य दिख रहा है, जी पुद्गल के गुण दिख रहे हैं, जी। पुद्गल की पर्याय दिख रही है। हाँ, अब इसमें बताओ, इस एक चीज में द्रव्य गुण पर्याय तीनों अलग अलग दिख रहे हैं कि एक साथ दिख रहा है? एक साथ एक में दिख रहे हैं। एक में दिख रहे, तो तीनों हैं अलग अलग चीज की एक ही हैं? अलग 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 है पर एक ही चीज अलग हैं, लेकिन एक ही संबंध में एक साथ दिख रहा है कि नहीं? जी दिख रहे हैं। बस यही तो अन्वय है। हाँ अन्वय यही कहलाता है, संबंध को बताता है। देखो, पेंसिल का संबंध, ये पेंसिल पर्याय है, और पेंसिल पर्याय का संबंध इस पुद्गल के साथ है, मतलब पुद्गल द्रव्य के साथ है, और पुद्गल द्रव्य का संबंध इस पेंसिल की पर्याय के साथ है, और इन दोनों का संबंध इस पुद्गल में जो स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है उनके साथ है। तो तीनों का संबंध एक दूसरे से है कि नहीं? जी है। बस यही कहलाता है अन्वय। प्रिया जी एक बार और समझा दीजिए। एक बार और समझ लेते हैं जी, एक बार और आपको समझा देते हैं। चले चले, ये आपको छैडाला की पुस्तक दिख रही है? दिख रही है? जी ये छैडाला की पुस्तक किसकी है? कौन सा द्रव्य है? पुद्गल पुद्गल द्रव्य। इस पुद्गल द्रव्य में कौन सा गुण है? वही स्पर्श रस गंध वर्ण। ठीक है, ऐसा भी कह दिया करो, इसमें अमूर्तिक, ये इसमें मूर्तिक हाँ। गुण है, इसमें अचेतन गुण है, ये भी गुण होते हैं। मूर्ति
इसमें अचेतन गुण हो गया, है ना, मूर्तिक गुण हो गया, स्पर्श रस गंध वर्ण हो गए, ये गुण हो गए। द्रव्य पुद्गल हो गया, और पर्याय कौन सी हुई इसकी, इस पुद्गल की? ये अभी किताब के रूप में। हाँ, ये किताब की पर्याय में है। तो अब बताओ, आपको जो मेरे हाथ में है इसमें द्रव्य दिख रहा, गुण दिख रहा, पर्याय दिख रही, क्या दिख रहा तीन में से? सब दिख रहा है। तीनों एक साथ दिखे। तीनों तीनों पूरी एक दिख साथ रही दिख रहे हैं। कि नहीं? जी और तीनों एक चीज है क्या तीनों? नहीं, नहीं, ये तीनों अलग अलग अलग। अलग है ना। द्रव्य अलग होता है, द्रव्य गुण द्रव्य चीज अलग है, गुण चीज अलग है, पर्याय चीज अलग है, लेकिन तीनों का आपस में संबंध है कि नहीं? है। जहां द्रव्य है वहां गुण है, जहां गुण है वहां पर्याय है। लगा ले कुमारी। तो तीनों का एक दूसरे के साथ संबंध होना, यही तो कहलाता है अन्वय सापेक्ष। अन्वय सापेक्ष का मतलब है संबंधों से सहित। आया समझ में? बोलो, अन्वय सापेक्ष आया समझ में? संबंध से सहित है, ठीक है। चले। भैया जी, हाँ, मैं ये बोल रही हूँ इसमें है ना, जो जिससे ना नयों के जो भेद है, द्रव्यार्थिक न्याय, पर्यार्थिक न्याय, निगम न्याय, इनकी डेफिनेशन नहीं लिख रखी है इसमें अपने आलाप पद्धति में। जो सारे नयों के जो प्रभेद हैं उनकी डेफिनेशन लिख रखी है, पर ये जो नए भेद हैं इनकी डेफिनेशन नहीं है कहीं भी अपने इन सूत्रों में। तो ये नहीं आएंगे क्या एग्जाम में? नहीं आएंगी, क्योंकि इनकी कहीं भी अपने सूत्र में उनकी मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है। आपको मैंने टिक लगवाई थी, आपने ध्यान नहीं दी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। आप नए व्युत्पत्ति अधिकार जब देखेंगे, पेज नंबर आपको बता देता हूं मैं, पेज नंबर आपको एक सेकंड में बता देता हूं, सबकी परिभाषा दी हुई है। पेज नंबर आप 112 पे आ जाओ, पेज नंबर 112 पर सूत्र नंबर 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, सारे नयों की परिभाषा क्रम से दी है, और टिक भी लगवाई मैंने। जो एक को हाँ जी प्राप्त नहीं होता अनेक को प्राप्त होता है, वह निगम है, निगम को विकल्प कहते हैं, और जो विकल्प को ग्रहण करे वो निगम है। जी भैया जी, अब मिल गई मुझे। वो क्या है, मैंने हाँ, में क्या है, प्रभेदों की परिभाषा है, बाद में भेद की परिभाषा है, इसलिए कंफ्यूज हो गई थी भैया यही जी तो मैं। आचार्य देवसेन स्वामी महाराज की कला है। क्योंकि अपन पहले तो सोचते हैं कि ये परिषद चीज दी हुई है, और मैं आपको जो सूत्र में दिया है वही बताऊंगा, जी है भैया ना। जी। हम्म। भैया जी, चले। निगम और नैगम अलग अलग है। निगम का अर्थ होता है विकल्प, जी और जो विकल्प को ग्रहण करता है वो कहलाता नैगम, ठीक है भैया। है ना। जैसे आपने वो पढ़ा मंगलाष्टक, नाभे यादि जिनादि पास त्रिभुवना, जी पढ़ा? वहां जी। पे एक शब्द है, बनता है नाभेय। क्या बनता है? नाभे। जबकि आदिनाथ भगवान के पिता का नाम था नाभिराय, नाभे नहीं था। तो जी नाभे का अर्थ होता है नाभे, अर्थात नाभि राज से जो उत्पन्न हुआ है वो नाभे कहलाता है, मतलब आदिनाथ भगवान। अच्छा। ऐसे ही निगम को जो करता है वो है नैगम, निगम को जो स्वीकार करे ग्रहण करे वो है नैगम, ऐसे, ठीक है। समझ में आया? जी अब भैया जी। अपन को 6 प्रकार के पर्यायार्थिक नय है, उनकी परिभाषा लगानी है। पेज नंबर 111 आ जाओ जल्दी, 111 पे। बोलो, आ गए 111 पर? जी भैया। सबसे पहली परिभाषा पर्यायार्थिक नय की तो लगाई ली थी, बोलो लगाई थी कि नहीं? लगाई थी भैया। लगाई थी। लगाइए भैया जी। अब सूत्र नंबर 192, अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय की परिभाषा। अनादि नित्य पर्याय जिसका प्रयोजन है वह अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय है। उदाहरण मेरु आदि, लगा लो जी।
पेज नंबर 111 111 लग गई भैया जी। लग गई। और उदाहरण में क्या लिखा? सुमेरु पर्वत आदि, मेरु पर्वत आदि। ठीक है, परीक्षा में पूछ लिया सुमेरु पर्वत की पर्याय है, 4 विकल्प दे दिए, अनादि नित्य, सादि नित्य, अनित्य शुद्ध, नित्य शुद्ध। तो क्या लगाओगे? नाडी नित्य। अनादि अनादि नित्य। नित्य। हाँ, ऐसे ही करना। पूछ लिया कुलाचल पर्वत की पर्याय है, अनादि नित्य। आकृतिम जिनालयों की पर्याय है, अनादि अनादि नित्य। नित्य। हाँ। और पूछ लिया आपके घर की पर्याय है, आदि नित्य। शादी नित्य है? सादी अनादि नित्य। नित्य। कोई सी नित्य कहाँ है अपने घर की नित्य ही पर्याय? नहीं है, वो तो अनित्य है। अपनी तो नित्य नहीं है, अनित्य अनित्य पर्याय है। अनित्य पर्याय आएगी भैया जी। हाँ, ठीक है। जैसे ये भरत क्षेत्र है, हेमवंत पर्वत, सरोवर, ये सब अनादि नित्य पर्याय होती हैं। ठीक है, तो सादी नित्य पर्याय कौन सी होगी? अभी वहां सिद्ध भी उस पर भी चलते। सूत्र नंबर 193 पे आ जाओ। सिद्ध भगवान। सादी नित्य पर्याय जिसका प्रयोजन है वह सादी नित्य पर्याय, जैसे सिद्ध पर्याय। अब सिद्ध पर्याय प्रारंभ तो हुई, लेकिन कैसी है? सादी मतलब उसका प्रारंभ तो है, पर नित्य मतलब हमेशा रहने वाली है, वो कहलाती है सादी नित्य पर्याय। ठीक है, आई समझ में? भैया जी भैया जी एक चीज पूछनी है। एक सम्यक दर्शन ही ले सकते हैं, शायद सम्यक दर्शन। भैया जी हाँ जी। ये जो द्रव्यार्थिक न्याय की विपत्ति है, इसमें शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय और अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय और अन्वय सापेक्ष, ये 4 परिभाषा, तो ये उससे अलग है जो आपने लिखाई है अभी द्रव्यार्थिक न्याय की 111 पेज। द्रव्यार्थिक न्याय की तो हो गई, अब मैं पर्यायार्थिक न्याय की लिखवा रहा हूँ। 111 पेज पे जो ऊपर दिया है ना द्रव्यार्थिक न्याय की हाँ, व्युत्पत्ति, पर परिभाषाएं वो सेम है। अब परिभाषा वही है, ये वाली लगा लो चाहे वो वाली मैंने इसलिए लगा दी कि वो आपकी, यदि ये वाली परिभाषाएं आ गई तो आप कर ही लोगे। वो वाली परिभाषाएं परीक्षा की दृष्टि से मान लो उसमें से सत्य असत्य बन गया या खाली स्थान बन गया, इसलिए मेन परिभाषा है वो वाली हमने आपको टिक लगा दी। भैया जी सादी नित्य पर्याय वापस बताइए ना। सादी नित्य पर्याय है 193 नंबर का सूत्र का अर्थ, पेज नंबर 112। सादी नित्य पर्याय जिसका प्रयोजन है वह सादी नित्य पर्याय आर्थिक न्याय है। क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे जो पर्याय आर्थिक न्याय का हमने यहाँ पढ़ा, उसमें पर्याय आर्थिक सादी नित्य में इतना ही लिखा है, परिभाषा नहीं लिखी। उसमें इतना लिखा सादी नित्य पर्याय आर्थिक न्याय जैसे सिद्ध पर्याय, परिभाषा उसमें पूरी नहीं लिखी। इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये परिभाषाएं टिक लगवा रहा हूँ। भैया शादी का अर्थ क्या बताया था आपने, जो शादी शुरू होता मतलब है आरंभ, प्रारंभ। प्रारंभ होकर अंत तक क्या? अभी आपने बताया ना हमेशा, हमेशा सादी नित्य पर्याय का हमेशा, फिर आगे भूल गया हूँ। सादी नित्य पर्याय का मतलब होता है प्रारंभ तो हुई है, हाँ पर उसका कोई एंड नहीं है, हमेशा रहेगी, अनंत काल तक रहेगी, वो है सिद्ध पर्याय। भैया जी इसका कोई दूसरा उदाहरण भी है क्या? यहाँ नहीं, और कोई नहीं है ना, सिद्ध पर्याय ही है, इसलिए उदाहरण सिद्ध पर्याय का ही दे देते हैं। बाकी और कौन सी चीज है संसार में बताओ? जो छाई सम्यक दर्शन होएगा वो शादी और हाँ, छायिक सम्यक दर्शन हो सकता है, तो वो सिद्धत्व गुण में ही आ गया ना। हाँ तो भगवान के छायिक सम्यक होता है, वो पर्याय की चर्चा चल रही। छायिक छायिक वो ज्ञान तो एक गुण है, पर्याय थोड़ी है। हाँ ठीक ज्ञान की। इसलिए हम पर्याय की चर्चा कर रहे हैं अभी, गुण की नहीं। अब अगली शुद्ध, आगे की परिभाषा है, अगला है अनित्य शुद्ध। अनित्य शुद्ध, ये 2 परिभाषाएं लगा ली आपने, टेक बताओ लगाई? हाँ भैया अब आ जाओ पेज नंबर आप 105 पर, शेष 4 परिभाषाएं 105 पर लगानी है। 105 नंबर पेज पर अनित्य शुद्ध की परिभाषा है, सूत्र नंबर 60। सूत्र नंबर 60 का अर्थ लगाओ।
है ना? हाँ हाँ ठीक है हाँ। संध्या जी माइक खुला है आपका। मैं फिर सबके माइक बंद कर देता हूँ। तो वो तब पीछे हो, यही रख दो, बीच में रख दो। दो चार लोगों को पढ़ना ही नहीं है, बस घर गृहस्थी के काम करना है, फोन हाथ में पकड़ लिया तो कथा कहानी जैसे सुनते रहते। ऐसे थोड़ी होगा ज्ञान। चलें, सूत्र नंबर 60 का अर्थ है ना, द्रव्य को गुण करके उत्पाद व्यय को ग्रहण करने वाला नय अनित्य शुद्ध पर्याय आर्थिक नय है, जैसे प्रति समय पर्याय विनष्ट होती है। ये वाला लगाना है। लगाया। अनित्य शुद्ध पर्याय आर्थिक नय किसे कहते हैं? सूत्र नंबर 60 का अर्थ लगा लो, तीसरी परिभाषा। फिर मत कहना कि भैया जी हमें नहीं पता कौन सी परिभाषा सही है, इसलिए टिक लगवा रहा हूं। टिक लगाने के बाद अपनी कॉपी में व्यवस्थित लिखना, और जो व्यवस्थित अच्छे लिखे सही तरीके से अच्छी राइटिंग में, तो वो मुझे फिर पीडीएफ भेजना, तो हम सबको भेज देंगे। फोटो खींच के भेज देना या कि हमने लिखे। चौथी परिभाषा है नित्य अशुद्ध, उसी के नीचे 61वें नंबर का, द्रव्य की अपेक्षा सहित ग्रहण करने वाला नय नित्य शुद्ध पर्याय आर्थिक नय है, जैसे एक समय में पर्याय उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक। ये वाला लगाओ। लगाया। लगा लिया। चौथे नंबर का लगाओ। चौथा नंबर का नय कौन सा है पर्याय आर्थिक में? नित्य अशुद्ध पर्याय आर्थिक नय। नित्य अशुद्ध पर्याय आर्थिक नय की परिभाषा 61वें नंबर का सूत्र, पेज नंबर 105 पर। पेज नंबर 105 पर देखो, द्रव्य की अपेक्षा सहित ग्रहण करने वाला नय नित्य अशुद्ध पर्याय आर्थिक नय है, जैसे एक समय में पर्याय उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। लगाया। लगा लिया। आगे पांचवा है। पांचवा क्या है? नित्य शुद्ध। तो 62वें नंबर का अर्थ नित्य शुद्ध क्या है? नित्य शुद्ध पर आ जाओ। कर्म उपाधि से निरपेक्ष ग्रहण करने वाला नय नित्य शुद्ध पर्याय आर्थिक नय है, जैसे संसारी जीव की पर्याय सिद्ध समान शुद्ध है। कितना सरल है। नित्य शुद्ध, कर्म उपाधि की अपेक्षा से निरपेक्ष मतलब रहित। लिखा 62 नंबर। इसकी परिभाषा है ये नित्य शुद्ध की। फिर अंतिम है पर्याय आर्थिक नय का, अनित्य अशुद्ध। पर्याय आर्थिक नय का लगाओ, अनित्य अशुद्ध। अनित्य अशुद्ध पर्याय आर्थिक नय का विषय कर्म उपाधि सापेक्ष स्वभाव है। 63 नंबर के सूत्र का अर्थ अनित्य अशुद्ध। अनित्य अशुद्ध पर्याय आर्थिक नय का विषय कर्म उपाधि सापेक्ष है, जैसे संसारी जीवों का जन्म मरण होता है। लगा लो ये वाला। बताओ जी, या आपने? अब बताओ 10 परिभाषा द्रव्यार्थिक नय की और 6 परिभाषा पर्याय आर्थिक नय की लगा ली हैं क्या टिक? हाँ या ना में उत्तर दो। लगा ली? अरे लगा ली, सही है। हम भी संसारी जीव हैं, संसारी जीव हैं हम सब। तो देखो, ये जो द्रव्यार्थिक के 10, पर्याय आर्थिक के 6, नैगम के 3, फिर उसके बाद संग्रह के 2, व्यवहार के 2 और ऋजु सूत्र के 2,
इन सबके भेदों के नाम आपको याद करने हैं और 10 परिभाषाएं द्रव्यार्थिक नय की, 6 परिभाषाएं पर्यायार्थिक, 16 परिभाषा मैंने आज लिखाई और सारे नयों के नाम। इतनी चीजें आपको अपनी कॉपी में लिखना है और कोशिश याद, वैसे एक दिन में तो याद नहीं हो पाएगा सबको, लेकिन जिनका क्षम अच्छा वो याद करेंगे। लेकिन याद हो या ना हो, जो मैंने आज लिखाया उसको 2-2 3-3 बार लिख लेना, मतलब लिख एक बार लेना, 2-2 3-3 बार पढ़ लेना। और जो कल लिखाया था उसको, जो मैं ये नोट्स आपके बनवा रहा हूँ, टिक लगवा रहा हूँ, ये आप पूरा सही तरीके से लिख लेते हैं और इनको 5-5 7-7 बार डेली, दिन में 2 बार 3 बार 2 बार 3 बार पढ़ लो, एक बार रिवीजन भी कर लो, तो आप 10 12 15 25 बार यदि पढ़ लोगे परीक्षा तक तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने इतना टिक लगवाया, इसके आगे का कल लगवाऊंगा। आप लोग लोभ मत करना कि भैया जी एक ही दिन में लगवा दें, आप थोड़ा थोड़ा लिखते चलो, थोड़ा थोड़ा मैं टिक करा रहा हूँ। ठीक है, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानि कामंद मानस्य वस्तु देवी नो वर्णमुख।